डक बैग फॉर 5 lakhs, बाइसिकल फॉर 24 lakhs और टॉयलेट फॉर 82 लाख। ये महंगी और अजीबोगरीब चीजें बनाने वाली ब्रांड लुई विटॉन, जिस पर बाय द वे आज तक ये आरोप लगा है कि उन्होंने ब्लैक अफ्रीकन को पिंजरों में कैद करके ह्यूमन जू तक खोले थे। बट डिड यू नो, इस कंट्रोवर्शियल और इनसेनली महंगी ब्रांड को खड़ा करने वाला एक 13 साल का बच्चा था, जो अपनी एब्यूजिव सौतेली मां से बचने के लिए अचानक घर छोड़कर 450 किलोमीटर के लंबे सफर पर पैदल निकल गया था। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और 2014 में एक यूजर ने लुई विटॉन के ऊपर ये पोस्ट किया था, बेसिकली सेइंग कि 19th और 20th सेंचुरी के बीच में लुई विटॉन अपने व्हाइट क्लाइंट्स को एंटरटेन करने के लिए ब्लैक अफ्रीकन्स का एग्जीबिशन लगाया करते थे। यू नो, काइंड ऑफ बिल्कुल वैसे ही जैसे जू में एनिमल्स को रखा जाता है इंसानों के एंटरटेनमेंट के लिए। बट तब ये मामला इतना उछला नहीं। बट हाल ही में 2021 में ये पोस्ट अचानक से वायरल हो गया और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इसे रीपोस्ट करने लगे। इसके अलावा लुई विटॉन पर एक और आरोप लगा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त लुई विटॉन इकलौता ऐसा ब्रांड था जो प्रॉफिट कमा रहा था, व्हाइल फ्रांस के बाकी सभी बिजनेसेस का दिवाला निकल रहा था। कैसे? देश से काइंड ऑफ गद्दारी करके, नाजीज के गुड बुक्स में रहकर। बुक, यस, लुई विटॉन के 150 साल कंप्लीट होने पर इस पर एक बुक लिखी गई थी, जिसके हिसाब से लुई विटॉन के ग्रैंडसन गैस्टन विटॉन ने वॉर टाइम में अपने बिजनेस को बचाने के लिए नाजी जर्मनी से हाथ मिला लिया था और बदले में अपने बिजनेस एक्सपैंड करने के चक्कर में उनके लगेज बैग्स बनाने लगा था। और इसी वजह से जहां पर एक तरफ नाजीज ने सभी ब्रांड्स की दुकानों को बंद कर दिया था, वहीं पर दूसरी तरफ लुई विटॉन का स्टोर अभी भी ओपन था। और इस बुक में तो इस चीज का भी खुलासा हुआ है कि जहां पर लुई विटॉन का ये पर्टिकुलर स्टोर था, वहीं पर एंटी ज्यू फ्रांस गवर्नमेंट का हिडन ऑफिस भी था। दोनों के दोनों एक ही सेम बिल्डिंग में मौजूद थे। अब इतने सारे कंट्रोवर्शियल एलिगेशंस के अलावा कुछ और वियर्ड चीजें भी है जिसके लिए लुई विटॉन काफी इनफेमसली फेमस है। फॉर एग्जांपल, आप मानोगे नहीं, बट लुई विटॉन का हर एक बैग 5000 से भी ज्यादा बार खोला और बंद किया जाता है, बार बार लगातार, जस्ट उसके जिप और चेन्स की मजबूती को टेस्ट करने के लिए। इसके अलावा लुई विटॉन का हर एक बैग बनाने का प्रोसेस इतना इंटेंस है कि 20-30 कारीगर पूरे 8 दिन इस पर बारीकी से काम करके इसे बनाते हैं। और इसीलिए लुई विटॉन का हर एक बैग बिल्कुल हैंडमेड होता है, जिसमें मशीन के अलावा कोई बड़ा टूल यूज ही नहीं किया जाता। अब जाहिर सी बात है, अपने बैग्स की मेकिंग के लिए इतने एलैबोरेट प्रोसेस को फॉलो करना कोई छोटी मोटी कंपनी के बस की बात नहीं है। और इसीलिए लुई विटॉन अकेली एक 64 बिलियन यूरोस की लग्जरी ब्रांड कंपनी है। बट ये सब शुरू हुआ एक ऐसे इंसान से जिसके पास एक टाइम पर खाने पीने तक के लिए पैसे नहीं थे। कहानी शुरू होती है 1835 में, जब 13 साल का लुई विटॉन नाम का एक लड़का अपनी सौतीली मां के अत्याचार से तंग आकर घर से भाग गया और चलता रहा जब तक वो 469 किलोमीटर दूर अपनी मंजिल पेरिस तक नहीं पहुंच गया। अब इस लंबे रास्ते को तय करने में लुई को पूरे 2 साल लग गए, पर पूरे रास्ते भर लुई की यही कोशिश रही कि वो अलग अलग स्किल्स को मास्टर करते रहे, कभी किचन में हेल्पर बनकर तो कभी वेटर बनकर। अपने इस एक्सपीरियंस को लेकर जब लुई पेरिस पहुंचा, तब वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन का दौर चल रहा था और उसने ये नोटिस किया कि रेलवे ट्रैवल दिन प्रतिदिन पॉपुलर होते जा रहा था। तो वो तुरंत रिच एलिट्स के लिए एक प्रोफेशनल लगेज पैकर की तरह काम करने लगे। यस, लगेज पैकर भी एक जॉब हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पर पेरिस की लेडीज इतनी हेवी और इलैबोरेट ड्रेसेस पहना करती थी कि कई बार सब कुछ पैक करने के लिए 50 से 60 लगेज ट्रंक्स भी लग जाते थे। यहाँ पर काम करते वक्त उसने ये नोटिस किया कि मार्केट में लगेज बैग्स या ट्रंक्स का बिजनेस भी काफी बूम कर रहा है, जो बाय द वे उस समय कुछ ऐसा दिखता था। अब ये सब देखकर लुई को ऐसा लगा कि ये धंधा आगे जाके बहुत बढ़ेगा और इसीलिए उसने एक स्किल्ड लगेज क्राफ्ट्समैन के अंडर काम करना स्टार्ट कर दिया और बैग्स बनाना सीखने लग गया। अब ऑफ कोर्स सीखने के बहाने लुई एक्चुअली इन लगेज बैग्स को काफी क्लोजली ऑब्जर्व भी करने लगा और फिर उसने ये देखा कि मार्केट में एक गैप था। उस टाइम पर मार्केट में बस वुडन और आयरन फ्रेम्स वाले ऐसे हेवी ट्रंक्स ही अवेलेबल थे, जिनका शेप भी इम्प्रैक्टिकल था और इसीलिए ये लोडिंग में भी ज्यादा स्पेस लिया करते थे। और एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लुई ने अपनी शॉप खोल ली और एक नए किस्म के लगेज बैग्स को बनाना शुरू कर दिया जो ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। लुई ने सबसे पहले वुड और एनिमल स्किन के जगह पर कैनवस का इस्तेमाल करके ट्रंक को टाइट और ड्यूरेबल बनाया और उसका शेप भी ज्योमेट्रिक रखा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बैग एक ही जगह पर स्टैक किया जा सके। अब ये एक नया कॉन्सेप्ट या कह सकते इनोवेशन इतना बड़ा गेम चेंजर था कि दिखने में तो सिली लग रहा है, बट 1858 में सिर्फ इस एक इन्वेंशन ने लुई पूरे के पूरे ट्रैवलिंग इंडस्ट्री को ही रेवोल्यूशनाइज कर दिया। और लेट मी टेल यू, ये वो टाइम था जब रेल ट्रांसपोर्टेशन शुरू ही हुआ था। वॉर और पॉलिटिकल रीजंस की वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे थे अपनी लगेज के साथ। जहां पर एक तरफ लुई विटॉन ने स्ट्रेटेजिकली अपना ट्रंक्स इंट्रोड्यूस करके अपना बिजनेस स्टार्ट किया, वहीं दूसरी तरफ बहुत सी फैमिलीज फाइनेंशियल लॉस में जा रही थी।
और इस वॉर ने लोगों को सिखाया कि आपका फ्यूचर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल हो सकता है, और तभी से लोग अपनी फ्यूचर प्लानिंग को लेकर बहुत ही सीरियस होने लगे। इनफैक्ट हाल ही में कोविड के दौर ने दोबारा हमें रियलाइज कराया कि फ्यूचर प्लानिंग कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों इन्वेस्टमेंट्स और इंश्योरेंस प्लान सेफ रहने के लिए मैंडेटरी है। पर अक्सर लोगों की शिकायत ये रहती है कि इंश्योरेंस का अमाउंट पूरा नहीं मिलता। बट वरी नॉट, अब पॉलिसी बाजार पे है डिफरेंट कैपिटल गारंटी प्लान्स, जिसका कैपिटल है आपका इन्वेस्टमेंट और ये 100% सेफ है। इस प्लान से आपको गारंटी मिलता है कि आपके पॉलिसी के टर्म्स कंप्लीट होने पर आपको एटलीस्ट इन्वेस्ट किया हुआ प्रीमियम तो मिलेगा ही, बट साथ ही ये मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स विद जीरो रिस्क टू कैपिटल प्लान है स्पेशल आपके लिए। इसी के साथ ये प्लान देता है आपको बेटर रिटर्न एज कंपेयर टू एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड्स के भी मुकाबले। लाइफ टाइम कवर 120 टाइम्स है मंथली प्रीमियम का जो आपको मिलेगा डे 1 से। यही नहीं, ये टैक्स बेनिफिट सेक्शन 80C के अंडर आता है और मैच्योरिटी अमाउंट भी टैक्स फ्री है अंडर सेक्शन 10(10)(D). ये बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड प्लान है जहां पर इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अब आप भी कैपिटल गारंटी प्लान स्टार्ट कर सकते हो 2500 रुपए से। तो आज ही डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करो और पॉलिसी बाजार के साथ अपने जर्नी को स्टार्ट करो। एंड नाउ लेट्स कम बैक टू द टॉपिक। इनफैक्ट उनके द्वारा बनाए गए ये बॉक्सेस इतने परफेक्ट थे कि नेपोलियन III की वाइफ एम्प्रेस यूजीनी ने लुई को अपना पर्सनल बॉक्स मेकर बना लिया। पर लुई की किस्मत असल में तब चेंज हुई जब पेरिस की एम्प्रेस यूजीनी सुएज कैनाल की ओपनिंग अटेंड करने के लिए इजिप्ट गई लुई के यही ट्रंक्स को लेकर। एंड बूम, ऑल ऑफ अ सडन हिज ट्रंक्स वर एन इंटरनेशनल हिट। सेरेमनी में आए रशियन, इजिप्शियन और स्पेनिश एलीट्स सभी एक झटके में लुई के लॉयल कस्टमर्स बन गए। पर इट वाज नॉट एन ऑल हैप्पी एंडिंग येट। लुई की ये सक्सेस काफी शॉर्ट लिव्ड थी क्योंकि 1870 में हुई फ्रैंको प्रूशियन वॉर की वजह से लुई को रातों रात अपनी पूरी फैमिली को लेकर फ्रांस से भागना पड़ा। इतना नाम कमाने के बावजूद भी एक समय ऐसा आया जब लुई की फैमिली रेफ्यूजी कैंप्स में भूखमरी से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। और कुछ समय बाद वॉर तो खत्म हो गया पर लुई विटॉन फैमिली की मुसीबतें खत्म नहीं हुई, क्योंकि फाइनली जब वो घर लौटे तब उन्होंने ये पाया कि उनके घर के साथ वर्कशॉप के भी सारे सामान चोरी हो चुके थे। बेसिकली लुई वेंट बैक टू स्क्वायर वन अगेन। बट इज इट रियली ट्रू? बिकॉज अभी उसके पास पहले से भी ज्यादा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो जानता था कि उसके बैग्स को मेजॉरिटी फेम मिला था सिर्फ और सिर्फ उसके यूनिक इनोवेशन की वजह से। उसी सक्सेस को रेप्लिकेट करने के लिए और मार्केट में एलवी बैग्स को वापस से फेमस करने के लिए लुई ने एक इनोवेटिव आइडिया निकाला। अब इस बार लुई ने लगेज ट्रंक्स पर रेड और बेज कलर के स्ट्राइप्स का पैटर्न बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कस्टमर्स दूर से ही अपने लगेज को लोड या अनलोड होते स्पॉट कर सकते थे। और ये पैसेंजर्स को कन्वीनियंस तो देता ही, लेकिन उसके साथ एक ब्रांड का प्रीमियम लाइक फील भी देता था। बस फिर क्या था, हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ और लुई के बैग्स एक बार फिर से मार्केट को डोमिनेट करने लगे। पर फिर कहानी में आया एक और ट्विस्ट। अचानक से लुई की मौत हो गई। कैसे, क्यों, क्या, ये सारे रीजंस आज तक अननोन है। पर लुई की मौत के बाद एलवी का पूरा बिजनेस आ गया बेटे जॉर्ज के हाथ में। और वो कहावत है ना, लाइक फादर लाइक सन। तो जॉर्ज भी लुई से कुछ कम नहीं था। उसने एलवी के बैग्स को फर्दर इनोवेट किया और एक ऐसा लगेज लॉक इन्वेंट किया जिसे फेमस एस्केप आर्टिस्ट हैरी हुडिनी ने भी तोड़ने से इनकार कर दिया। देखो, उस वक्त पैसेंजर की सबसे बड़ी शिकायत थी चोरी, जिसको बखूबी से जॉर्ज ने आइडेंटिफाई किया और अपने इन्वेंशन से उसे सॉल्व कर दिया। क्योंकि एलवी ट्रंक्स का नया लॉक इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई भी उसे अनलॉक नहीं कर सकता था, इससे लुई विटॉन ने एक और बार मार्केट में बज़ क्रिएट करना शुरू कर दिया। इससे लोगों का ट्रस्ट और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया और धीरे धीरे लुई विटॉन स्टोर्स यूरोप भर में खुलने लग गए। इसी दौरान फिर अपने फादर की याद में जॉर्ज ने कंपनी को उसका फेमस एलवी मोनोग्राम और फ्लोरल पैटर्न भी दे दिया। तो फ्रेंड्स, अब तक इस स्टोरी से इतना तो समझ ही आ जाता है कि लुई विटॉन शुरू से ही काफी इनोवेटिव था और इसीलिए इस कंपनी को स्टार्ट से ही एक हेल्दी पुश मिला। बट ताज्जुब की बात तो यह है कि आज इतने सारे सक्सेसफुल लग्जरी ब्रांड्स होने के बावजूद भी बिना डिस्ट्रैक्ट हुए लुई विटॉन की टॉप पोजीशन कैसे बरकरार है? वेल, इसका मेन रीजन है एक्सक्लूसिविटी। डिड यू नो LVMH की लीगल टीम में 60 लॉयर्स है और कंपनी हर साल $17 मिलियन खर्च करती है सिर्फ और सिर्फ मार्केट में मौजूद फेक LV प्रोड्यूसर्स पर लीगल एक्शन लेने के लिए। ये क्वालिटी को भयंकर लेवल पर रेगुलेट करते हैं और अपने ब्रांड को लेकर एक्सट्रीमली सीरियस है। ये बिल्कुल नहीं चाहते कि मार्केट में कैसे भी करके इनकी थोड़ी सी भी गुडविल डाइल्यूट हो। इसके अलावा अनलाइक मोस्ट MNCs, LV कभी भी अपना मैन्युफैक्चरिंग चीप लेबर को आउटसोर्स करके नहीं करता।
यस, उल्टा पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ फ्रांस में ही होता है। एलवी का मानना है ऐसे करने से प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी मेंटेन रहती है और कस्टमर्स का ट्रस्ट भी, क्योंकि उन्हें एक्सक्लूसिविटी फील होता है। इसके अलावा हाल ही में एलवी ने अपने कस्टमर्स की ऑथेंटिसिटी और लॉयल्टी को बरकरार रखने के लिए मोबाइल बुटीक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आ गया। और ये हाल ही में जब कोविड आया था उसी टाइम की बात है, जब कस्टमर्स पब्लिक प्लेसेस में जाना अवॉइड करने लगे और एलवी ने ये नया कॉन्सेप्ट निकाल दिया। कस्टमर्स को बस अपॉइंटमेंट लेना होता है और उसके पसंद के प्रोडक्ट से भरी गाड़ी सीधा घर के दरवाजे पर आ जाती है और कस्टमर घर से बाहर निकलते ही स्टोर जैसा एक्सपीरियंस ले सकता है बिना स्टोर जाए, बल्कि स्टोर खुद ही उसके घर पे आ जाता है। इनफैक्ट आई एम प्रीटी श्योर आपने कभी भी एलवी को ऑन सेल नहीं देखा होगा। रिपोर्ट्स के हिसाब से एलवी के हर प्रोडक्ट का एक सेल्स टारगेट होता है, जिसके कंप्लीट होते ही वो उस प्रोडक्ट को मार्केट से विड्रॉ कर लेते हैं और फिर ये प्रोडक्ट्स या तो एम्प्लॉयज को एज एन एक्सक्लूसिव लॉयल्टी दिया जाता है या तो इसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है, पर कभी भी ये सेल पर नहीं लगता। अब इतना वेल प्लान्ड बिजनेस है ये, लेकिन यहाँ पर एक और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि आज की तारीख में एलवी को कोई भी विटॉन फैमिली का मेंबर नहीं बल्कि एक आउटसाइडर चला रहा है। सो 1980s में एलवी बिजनेस विटॉन फैमिली के हाथ से निकलकर एक आउटसाइडर के पास चला गया था। लेकिन काफी इंटरेस्टिंगली इस बंदे के सिर्फ एक मूव ने कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डबल कर दिया। हुआ ये कि जॉर्ज विटॉन के 3 पोते थे जिनके कंपनी को लेकर व्यूज काफी डिफरेंट थे और इसीलिए आपस में काफी क्लैशेस होते रहते थे। तो फाइनली उन तीनों के ब्रदर इन लॉ हेनरी रिकेमर ने एलवी को संभालने का फैसला लिया और रिकेमर ने आते ही जब एलवी के डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस को स्टडी किया तो ही नोटिस कि रिटेलर्स बैग्स को 100% प्रॉफिट पर बेच रहे थे। मतलब 1 लाख का बैग 2 लाख में बिक रहा था और जाहिर है मैन्युफैक्चरर यानी कंपनी को इसका कोई शेयर नहीं मिल रहा था। कंपनी का प्रॉफिट परसेंटेज काफी कम था एज कंपेयर टू रिटेलर्स, तो उसने इंस्टेंटली अपनाई एक न्यू स्ट्रेटेजी, वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी। और ऐसा करते ही जहां बाकी लग्जरी ब्रांड्स का प्रॉफिट मार्जिन हार्डली 15 से 20% पर था, एलवी का प्रॉफिट मार्जिन 40% पर हो गया, लिटरली डबल। लेकिन अब सवाल आता है वर्टिकल इंटीग्रेशन स्ट्रेटेजी क्या है? सो देखो, वर्टिकल इंटीग्रेशन में कंपनी सिंपली पूरे प्रोसेस को अपने हाथों में ले लेती है। मतलब रॉ मटेरियल्स लाने से लेकर कस्टमर तक फाइनल प्रोडक्ट को पहुंचाना सब कुछ खुद करती है। सो इन शॉर्ट, एलवी हैड नो प्लेस फॉर रिटेलर्स, मिडलमैन एंड प्रॉफिट शेयरिंग। अब ये स्ट्रैटेजी स्पेसिफिकली लुई विटॉन के केस में इतनी ब्रिलियंट थी कि इससे प्रॉफिट मार्जिन तो बढ़ा ही, बट साथ में ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल, एक्सपीरियंस कंट्रोल और ब्रांड का गुडविल मेंटेनेंस लुई विटॉन के हाथों में आ गया। एंड नाउ इट्स सरप्राइजिंग, इतने अच्छे आइडियाज एक आउटसाइडर को आए और तब से लेकर आज तक अपने वर्थ को प्रूफ करते हुए लुई विटॉन को एक आउटसाइडर ही चला रहा है और आज इस पूरे कॉन्ग्लोमेरेट का नाम हो गया है LVMH। और रही बात ह्यूमन ज़ू वाले एलिगेशन की, तो यूएसए टुडे के हिसाब से एलवी ने कोलोनियलिज्म थीम्ड एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज तो जरूर किया था, बट वहां पर ह्यूमंस को कभी डिस्प्ले किया हो इसका कोई सॉलिड एविडेंस नहीं है एंड हेंस हम इस पर भी कोई फाइनल कमेंट पास नहीं कर सकते। पर हाँ, डिड यू नो केलॉग्स, एक मल्टीनेशनल कंपनी का फाउंडर, एक प्रूवन साइकोपैथ था। यस, वो एक ऐसा साइकोपैथ डॉक्टर था जो मैस्टरबेशन और सेक्स के इतना खिलाफ था कि उसने अपने ही पीनस को बिना एनेस्थीसिया के सरकमसाइज कर दिया था। और इंटरेस्टिंगली इनके सिर्फ एक सिली गलती की वजह से आज पूरी की पूरी केलॉग्स कंपनी खड़ी है। इसके बारे में और केलॉग्स का पूरा बिजनेस मॉडल हमने एक वीडियो में पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड चेक दैट वीडियो आउट। और फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। और फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करो और पॉलिसी बाजार के साथ अपने जर्नी को स्टार्ट करो। सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन, एज ऑलवेज, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।